Hello students, hope you're fine and doing well. Today our topic is SPSS. आप लोगों ने जो रिसर्च प्रोजेक्ट करना है उस रिसर्च प्रोजेक्ट में आप लोग डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को SPSS में इसको एंटर करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें व्यू दे देता हूँ कि SPSS है क्या। ये 1960 में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया और अभी तक इसके 28 वर्जन आ चुके हैं। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो 28 है और जिस वक्त अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है कि मार्केट के अंदर 29 भी आ गया हो, लेकिन आपके पास कोई भी वर्जन है तो वो चल जाएगा। जब हमारे पास SPSS का सॉफ्टवेयर आ जाता है तो डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाती है और SPSS हमारे पास फंक्शनल हो जाता है। अब जैसे ही हम SPSS को ओपन करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा व्यू आ जाता है और एक वेरिएबल व्यू आ जाता है। उसमें ये देखें कि एक हमारे पास ये डेटा व्यू है और ये हमारे पास वेरिएबल व्यू है। ये हमारे पास दो विंडोज़ आ जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास देखें कि जैसे हम डिफाइनिंग द वेरिएबल्स इन वेरिएबल व्यू, अब ये देखें कि डिफाइनिंग द वेरिएबल्स इन वेरिएबल व्यू, ये आपको नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल्स, लेबल्स, वैल्यूज़, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मयर एंड रोल, ये आपको सारी की सारी ऊपर विंडोज़ नज़र आ रही हैं। और यही वो विंडोज़ होती हैं जिसमें हम सबसे पहले डाटा एंटर करते हैं और वही डाटा हमें आगे लेके जाता है। उसके बाद हम देखें कि जब हम नेम की बात करते हैं तो नेम में the name of the variable which is used to refer to that variable is syntax. Variable names cannot contain the spaces. It means कि जब आप variable name को लिखते हैं variable window के अंदर तो वहाँ पे हम स्पेस यहाँ पे कोई नहीं आएगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज ऑफ द रिस्पोंडेंट, तो हम इसमें एज लिखते हैं। उसके बाद हम अंडरस्कोर करके उसके बाद हम लिखेंगे रेस्पोंडेंट। इसमें स्पेस कोई नहीं आएगी। अगर हम स्पेस देंगे तो वो एरर आ जाएगा। तो नेम हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ये तो हो गया हमारे पास पहला वेरिएबल व्यू में नेम वाला कॉलम। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि इसमें इन ऑर्डर ऑफ योर डेटा एनालिसिस टू एक्यूरेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू करेक्टली आइडेंटिफाई द टाइप एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ईच वेरिएबल। SPSS has special restrictions in place so that statistical analysis cannot be performed in inappropriate type of data. अब ये जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं इनके अंदर जब हम डाटा एंटर करते हैं तो हम उसकी स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम एंटर करते हैं। अगर हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स उस तरह से एंटर नहीं करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इन अप्रोप्रिएट आएंगे। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से चीज़ें हैं कि जैसे ही देखें ये वेरिएबल टाइप में एक विंडो आपके पास ओपन हो गई है। ये टाइप देखें, ये जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं कि ये न्यूमेरिक है, कॉमा है, डॉट है, साइंटिफिक नोटेशन है, डेट है, डॉलर है, कस्टम करेंसी है, स्ट्रिंग है या रिस्ट्रिक्टेड न्यूमेरिक है। अब इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो आप लोगों के लिए है इसमें दो चीज़ें आएंगी। या तो डेटा आपके पास न्यूमेरिक होगा या स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग के लिए सिंपल सा मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर आप नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। बाकी जितने भी आपके पास वेरिएबल्स आ रहे होते हैं आपके लेवल पे वो सारे के सारे न्यूमेरिक होते हैं। जिस तरह से देखें कि यहाँ पे अगर मैं नेम लिखता हूँ कि हमारा जो रिस्पोंडेंट है उसका नेम क्या होगा, तो वो सिंपल आप इसमें आके आप स्ट्रिंग को ओके कर देंगे। बाकी जितने भी आपके वो एज है, वो उस रिस्पोंडेंट की एजुकेशन है, वो उस रिस्पोंडेंट की इनकम है, या उस रिस्पोंडेंट ने आपको जितने भी क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स दिया है वो सारे के सारे टाइप वाले कॉलम में न्यूमेरिक हो जाएंगे। ओनली नेम वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग में चला जाता है। उसके बाद इसकी विड्थ है, डेसिमल्स हैं। और इन दो कॉलम्स को छोड़ दें, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको आप एज इट इज ही रहने दें। उसके बाद जब आप आते हैं लेबल में, लेबल में हम क्या करते हैं कि लेबल में हम अपने जो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो हम पूरा का पूरा लिखते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे एज एज ऑफ द रिस्पोंडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन एज ऑफ द रिस्पोंडेंट। उसके बाद सेकंड में हम लिख लेंगे इस तरह से नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो ये आपका यहाँ पे लेबल के अंदर पूरा का पूरा आपका
जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चनर के अंदर वो उस तरह से आ जाता है। आगे हमारे पास है वैल्यूज़। आप देखें ना, जब हमने एज की बात की या हमने नेम की बात की, या एक हम थर्ड वेरिएबल भी ऐड करते हैं ताकि जो वैल्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए, तो हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लिखते हैं। सपोज हम लिखते हैं कि जेंडर का, ये जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट क्या है, ये भी हमारे पास ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। और उसके बाद हम आ जाते हैं वैल्यूज़ में। अब देखिए ना, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट को एक मेल है और एक फीमेल है, ये दो कैटेगरीज हैं। तो हमने इनको वैल्यूज़ देनी है। तो वैल्यू के लिए देखें, एसपीएसएस के अंदर तो हम नंबर्स डिजिट्स एंटर करते हैं, मेल या फीमेल तो नहीं लिखते। तो इसलिए हम उसको कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। हम ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू और लेबल आ जाएगा। तो इसमें हम कहते हैं वन फॉर मेल। ये जो मेल मेंबर हैं हमने उसको वन की वैल्यू दी, और जो फीमेल है उसको हमने टू की वैल्यू दे दी। और इस तरह हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे या क्वेश्चनर होंगे, उसमें अगर वो मेल है तो सिंपल हम डेटा व्यू में जाके वन एंटर करेंगे, अगर वो फीमेल है तो हम टू एंटर करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं मिसिंग के अंदर। मिसिंग में बाज़ दफ़ा हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं वो यूजली हमें बाज़ दफ़ा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, या कोई क्वेश्चन मिसिंग हो जाता है। जब कोई क्वेश्चन मिसिंग होता है तो डेफिनेटली हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या उस तरह से रिजल्ट नहीं आते। तो मिसिंग में जो मतलब ज़्यादातर जो वैल्यू दी जाती है उसमें हम दे देते हैं कि इसमें बाज़ इसको खाली छोड़ देते हैं, या हम 99 या 999 का जो है ना एक डिजिट लिख देते हैं, तो वो मिसिंग वैल्यू में आ जाता है। उससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये लाइन वाला है, इसको भी छोड़ दें। अब जो चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है वो मैयर है। इस मैयर के अंदर हमने अपनी वेरिएबल्स को कैटेगरी देनी है। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसपीएसएस के अंदर। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके आपको लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। आप ये देखें कि ये मैयर मैयर में हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। एक हमारे पास होगा नॉमिनल, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमारे पास है नॉमिनल, एक हमारे पास है ऑर्डिनल, और एक हमारे पास है स्केल। अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मैयर में किस तरह से आनी है, वो अभी आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, वो नॉमिनल है। सपोज a variable can be treated as nominal when its values represent the categories with no intrinsic ranking. For example, the department of company in which an employee works. Examples of nominal variables include the region, zip code, gender of individual, or religious affiliation. The nominal scale can also be quoted by the researcher in order to ease out the analysis process. For example, male या female है। अब देखें ना, what is your gender, आपने अपने रिस्पोंडेंट से पूछा, उसने कहा मैं मेल हूं या फीमेल हूं। नॉमिनल है, सिंपल, कि उसने जेंडर को आगे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। व्हाट इज योर पॉलिटिकल प्रेफरेंस, इसमें भी उसने तीन में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, सिंपल इसमें एक कैटेगरी है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप अर्बन एरिया में रहते हैं, आप रूरल एरिया में रहते हैं। इस तरह से देखें, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, सिंपल कैटेगरी होगी, तो वो हमारे पास नॉमिनल में हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास नॉमिनल में कौन सा आ रहा है। हमने नेम पूछा रिस्पोंडेंट का, उसके अलावा हमने उसका पूछा जेंडर, ये दोनों के दोनों आ रहे हैं नॉमिनल में। तो आप सबसे पहले इसमें आएंगे, इसको भी नॉमिनल कर देंगे, और जो हमारे पास जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट है इसको भी आप नॉमिनल कर देंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई कैटेगरी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है या दूसरा मैयर है, वो है ऑर्डिनल। हम बाज़ बार देखें ना, क्वेश्चंस करते हैं अपने रिस्पोंडेंट से कि आपको पेन कितनी हो रही है, उसको आप कैटेगरी करें। या मतलब हम किसी भी मतलब कुछ सेटिस्फेक्शन लेवल पूछते हैं रिस्पोंडेंट्स का। हम कहते हैं कि वो वन जो है वो हाईली सेटिस्फाइड है, टू सेटिस्फाइड है, थ्री न्यूट्रल है, फोर डिससेटिस्फाइड है, और फाइव जो है ना हाईली डिससेटिस्फाइड है। इसमें देखें हमने चीज़ों को एक ऑर्डर में लेके आ गए। अब जिस तरह अगर आपका जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर में आ जाएगा, तो आपने अपने जो वेरिएबल है आपने उसको एसपीएस में आके यहाँ पे आप आके उसको आप ऑर्डर में लेके आ जाएंगे कि ये हमारे पास एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। वो आप रिस्पोंडेंट से जब पूछते हैं कि सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का लेवल हम मेजर करना चाहते हैं,
वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि सेटिस्फेक्शन में आके आपने सेटिस्फेक्शन लिखा, उसके बाद आप सिंपल आके यहाँ पे आपने सेटिस्फेक्शन लेवल का लेबल में आके पूरा पूरा क्वेश्चन लिखा, और यहाँ पे आके मैं वन फॉर कहता हूँ कि हाईली सेटिस्फाइड, ठीक है। और उसके बाद टू में कहता हूँ, देखे ना ये एक ऑर्डर आ रहा है, टू में कहता हूँ कि ये सिर्फ सेटिस्फाइड है हमारे रिस्पोंडेंट, और थ्री में कहता हूँ कि उन्होंने न्यूट्रल कोई भी आंसर नहीं दिया, और उसके बाद फोर में मैं कहता हूँ कि वो डिससेटिस्फाइड है, और फाइव में मैं कर देता हूँ उसको कि वो हाईली डिससेटिस्फाइड है। तो देखें कि ये आपका क्या बन गया, ये एक ऑर्डर बन गया आपका। और जब हम ऑर्डर में आते हैं तो मैंने जिस तरह से आपको कहा कि उस वेरिएबल के नाम से ही आपको पता लग रहा है, तो हम इसमें आके या क्या करते हैं, यहाँ पे मैयर में आके हम इसको ऑर्डर में कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड वेरिएबल। उसकी एग्जांपल देखें कि जब भी हम अपने रिस्पोंडेंट से एज का पूछते हैं, या पूछते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, या पूछते हैं कि उस स्टूडेंट का जीआरई एग्जाम में कितना स्कोर आया है, तो देखें एक स्केल आ रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम अपने मैयर को क्या कर देते हैं कि एक तो मैंने कहा था कि एज जिस तरह से है, तो एज को हम कर देंगे स्केल में। उसके बाद हमारे पास कोई और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम यहाँ पे इनकम का वेरिएबल यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो इनकम को भी हम क्या कर देंगे, स्केल में कर देते हैं। और बाकी अगर वहाँ पे कोई इस तरह सा हाइट या वेट या इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर ये जो मैयर वाला है, इसको आपने बिल्कुल आराम से और ध्यान से आपने देखना है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से लेके चल रहे हैं। उसके बाद ये तो हमारा था वेरिएबल व्यू। आप देखेंगे जब भी हम आते हैं दूसरी तरफ डेटा व्यू में, तो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस एंटर किए थे वो अब हमारे पास सामने आ गए। एज ऑफ द रिस्पोंडेंट है, नेम है, जेंडर है, डिससेटिस्फेक्शन लेवल है, और इनकम है। तो अब हम एज पूछते हैं कि सपोज हमारा पहला क्वेश्चन था, उसमें एज उसकी थी 23, उसका नेम था सपोज असलम, और उसके बाद उसका जेंडर था मेल, तो हमने मेल के लिए कहा कि हम वन एंटर करेंगे। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई है, तो हम यहाँ पे वन कर देंगे। जो उसकी इनकम है वो सपोज हम कहते हैं कि 50,000 है। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। वो रिस्पोंडेंट है, उनकी एज 27 है, और उनका नाम है सपोज आयशा। और आयशा देखेंगे जेंडर हमारे पास फीमेल हो जाता है, तो फीमेल के लिए हमने कहा था हम टू एंटर करेंगे। और ये इन्होंने कहा जी मैं किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहती, तो इन्होंने हम इसको न्यूट्रल ले आएंगे। और इनकी जो इनकम है वो है 45,000। इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इसी तरतीब के साथ आप एंटर करते चले जाते हैं। तो इस तरह हम SPSS के अंदर अपने डेटा को इस तरह से एंटर करते हैं। जब ये सारा का सारा क्वेश्चनर एंटर हो जाता है, तो फिर हम फर्दर मूव करते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो होप्स हो कि आपको डाटा एंट्री का जो लेक्चर है आपको समझ लग गया होगा, और फर्दर जो एनालिसिस हैं, जो फर्दर प्रोसेस है, उसके लिए जल्द ही दूसरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।